नमस्कार, सत श्री अकाल, वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। सबसे पहले आप सबको नए संवत्सर की हार्दिक शुभकामनाएं। रिद्धि दे, सिद्धि दे, वंश में वृद्धि दे, हृदय में ज्ञान दे, चित्त में ध्यान दे, अभय वरदान दे, दुख को दूर कर, सुख भरपूर कर, आशा को संपूर्ण कर, सज्जन जो हित दे, कुटुंब में प्रीत दे, जग में जीत दे, माया दे, साया दे और निरोगी काया दे, मान सम्मान दे, सुख समृद्धि और ज्ञान दे, शांति दे, शक्ति दे, भक्ति भरपूर दे। आप सभी सज्जनों को आज 22 मार्च से शुरू होने वाले नव वर्ष विक्रमी संवत 2080 के लिए बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आज का अपना लास्ट आर्टिकल 279A जीएसटी काउंसिल। अब देखिए, जब जीएसटी का लेजिस्लेशन लिखा गया ना, तो आप सब जानते हैं कि जीएसटी का लेजिस्लेशन इंट्रा स्टेट में सीजीएसटी और एसजीएसटी ने मिलकर लिखा था। देखिए, आपको ध्यान से सुनना पड़ेगा तभी समझ में आएगा। तो आप क्या जानते हैं कि इंट्रा स्टेट में सीजीएसटी और एसजीएसटी ने मिलकर ये लेजिस्लेशन लिखा, ठीक है। इंटर स्टेट में एक्सक्लूसिव राइट जो है वो किसके पास है? पार्लियामेंट के पास है। तो जीएसटी काउंसिल जो है लोगों को बैठाते हैं क्योंकि ये समझदार लोग हैं। तो इन्होंने जीएसटी काउंसिल क्या किया है? एस्टेब्लिशमेंट किया है, ठीक है। जीएसटी काउंसिल मार्केट को देखकर टाइम टू टाइम मीटिंग करता रहता है, ओके। कि अब मैं आपको इसका थोड़ा सा कोरम बता देती हूँ कि ये है क्या 279A। देखो, जीएसटी जो काउंसिल है ना, सारी चीजों को देखते हुए पेरियोडिक मीटिंग करती रहती है और क्या इंप्रूवमेंट आने चाहिए, क्या सजेशन आ रहे हैं, इन सबको ध्यान में रखते हुए कुछ न कुछ अमेंडमेंट्स आती रहती हैं। अब आर्टिकल 279A बताता है कि जीएसटी काउंसिल होते कौन है। तो मैं आपको एक तरीके से बताऊं, सब लोग मिलते हैं यहाँ पर, सब लोग साथ में बैठते हैं। इसमें जो हेड ऑफ द मीटिंग होते हैं ना, वो जो सेंट्रल के फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं, वो उसी के चेयरपर्सन होते हैं, ठीक है। अब ये पोस्ट दे दी गई है, जो भी फाइनेंस मिनिस्टर होगा वो उसका हेड होगा और वही उसका चेयरमैन होगा। हाँ, मैं आपसे बात कर रही हूँ, जो कैमरा के उस साइड मुझे सुन रहे हैं, या तो कोई अपने बिस्तर पर लेट लगा के बैठा है या अपने फेस के ऊपर हाथ रख के बैठा है। प्लीज बी अटेंटिव, ओके। अब देखो, अब जो निर्मला सीतारमन जी है ना, हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है, तो चेयर बाय निर्मला सीतारमन। तो जीएसटी काउंसिल मीटिंग जब भी होती है ना, तो वो चेयर बाय निर्मला सीतारमन जी होती है, क्योंकि वही क्या है? फाइनेंस मिनिस्टर है प्रेसिडेंट की, ओके। तो अब यहां पर बताया गया जीएसटी काउंसिल, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जीएसटी काउंसिल। आर्टिकल 279A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन empowers the president of India to constitute a joint forum of the center and state, namely GST Council। मीन्स ये बोला गया जीएसटी काउंसिल बनाने चाहिए बहुत सारे और मिलके होने चाहिए, ठीक है। कुछ लोग सेंट्रल के हों, कुछ लोग स्टेट के, ठीक है। द प्रोविजन रिलेटिंग टू जीएसटी काउंसिल came into force on 12 September 2016. The President constituted the GST Council on 15 September 2016. अब ये कह रहा है कि जो प्रोविजन आया था वो कब आया था? 12 सितंबर 2016 को, और प्रेसिडेंट ने कॉन्स्टिट्यूट कर दिया कब? 15 सितंबर 2016 को, ठीक है। एवरीबडी बी नोटेड फॉर द पर्पस ऑफ ऑब्जेक्टिव कि जीएसटी काउंसिल कॉन्स्टिट्यूट हुई है कब? 15 सितंबर 2016 को, और एक्ट आया है 1 जुलाई 2017 से, ठीक है। अब कौन कौन से मेंबर होते हैं इसमें? देखिए, द जीएसटी काउंसिल शैल कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग मेंबर, नेमली। अब कौन कौन से मेंबर होते हैं इसमें? यूनियन ऑफ फाइनेंस मिनिस्टर। यूनियन ऑफ फाइनेंस मिनिस्टर होता है, वो क्या होता है? चेयरपर्सन होता है। और बाकी सारे लोग क्या होते हैं? स्टेट के होते हैं। इसमें यूनियन ऑफ फाइनेंस मिनिस्टर होता है और बाकी कौन होते हैं? बाकी सारे ये जो चेयरपर्सन होते हैं, और बाकी कौन लोग होते हैं? बाकी सारे स्टेट के होते हैं, ठीक है। द यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन चार्ज ऑफ रिवेन्यू और फाइनेंस मेंबर। इसमें ये क्या कह रहा है कि हर स्टेट के जो रिवेन्यू मेंबर हैं या फाइनेंस मेंबर हैं,
जो टैक्सेशन के मेंबर हैं वो सब इसके क्या होते हैं, मेंबर होते हैं। देखो सेंट्रल का तो एक ही बंदा हुआ फाइनेंस मिनिस्टर, और स्टेट के सारे मेंबर्स होते हैं। हर स्टेट के अपने अपने मेंबर होते हैं। लिसन प्लीज केयरफुली, तभी समझ में आएगा। हर स्टेट के क्या होते हैं, अपने अपने मेंबर होते हैं। स्टेट नॉमिनेट करता है कि हमारी तरफ से कौन रिप्रेजेंट करेगा। वो चाहे तो वहां का रिवेन्यू मिनिस्टर, वहां का फाइनेंस मिनिस्टर, स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर, टैक्सेशन का हेड, ये लोग किसी को भी भेज सकते हैं, ठीक है, और इसको मेंबर बना देते हैं। अब जितने भी स्टेट है ना, वो सारे स्टेट मिलके अपने में से किसी भी एक को वाइस चेयरपर्सन बना देते हैं। क्यों? यानी कि सारे स्टेट के मेंबर्स मिलकर एक को वाइस चेयरपर्सन बना देते हैं। क्यों? वाइस चेयरपर्सन का मतलब सिर्फ एक, कभी भी इन केस ऑफ चेयरपर्सन नहीं अवेलेबल है ना, चेयरपर्सन यदि वहां का अवेलेबल नहीं है तो ये जो है ना वाइस चेयरपर्सन जो इन्होंने बनाया है तो वो चेयर करेगा मीटिंग को। आई बात समझ में? हेड ये क्या कह रहा है, वाइस चेयरपर्सन, द स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर शैल चूज वन अमंगस्ट themselves as vice chairperson of the council for such period as they may decide। देखो, सो हमको पता लग गया कि जीएसटी काउंसिल हैज बीन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है कि एक चेयरपर्सन होगा जो फाइनेंस मिनिस्टर होगा। देखो मैंने आपको बताया कि एक क्या है, हमारे जो निर्मला सीतारमण जी है वो क्या है, हमारी फाइनेंस मिनिस्टर, यानी कि एक चेयरपर्सन होगा, वो क्या होगा, फाइनेंस मिनिस्टर होगा, और बाकी सारे मेंबर्स होंगे हर स्टेट के, जो या तो फाइनेंस मिनिस्टर होंगे या स्टेट के रिवेन्यू इंचार्ज होंगे, यानी कि ये सब क्या होंगे, बड़े बड़े लोग होंगे। बेसिकली जीएसटी काउंसिल मीटिंग करती क्या है, यानी कि जब ये साथ में बैठते हैं तो क्या करते हैं। तो नेक्स्ट इज व्हाट इज द रोल ऑफ जीएसटी काउंसिल, यानी कि जीएसटी काउंसिल करती क्या है, इसका रोल क्या है, मैं आपको बताती हूँ। मानो कोई पर्सन है, ठीक है, वो बिजनेस करना चाहता है, कोई नया पर्सन है, उसने बिजनेस शुरू किया है, तो वो ये देखते हैं कि उसे जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाना चाहिए या नहीं। तो वो क्या करेंगे ना, तो पहले वो ये डिसाइड करते हैं, कौन, जीएसटी काउंसिल पहले ये डिसाइड करते हैं, इसके लिए थ्रेशोल्ड लिमिट रख देते हैं, या फिर एक जो है ना फिक्स अमाउंट रख देते हैं। अगर इस अमाउंट से ज्यादा इसका बिजनेस होगा तो ही वो रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, नहीं तो नहीं करवाएंगे। किसमें? ये सारी बातें मैं आपको 4th पॉइंट में बता रही हूँ कि रोल ऑफ जीएसटी काउंसिल का रोल क्या है, ठीक है। तो वो एक थ्रेशोल्ड लिमिट रख देंगे या कोई फिक्स अमाउंट रख देंगे कि इस बिजनेस में इसका बिजनेस होगा तो वही रजिस्ट्रेशन करवाएगा, अदरवाइज नहीं करवाएगा। तो हमने फिक्स कर दिया कि अगर वो सिर्फ गुड्स में डील कर रहा है तो 40 लाख रुपीस तक उसको रजिस्ट्रेशन करवाने की जरूरत नहीं है, जब तक उसका सेल या उसका टर्नओवर 40 लाख नहीं हो जाता, उसको रजिस्ट्रेशन करवाने की जरूरत ही नहीं है। 40 लाख से ऊपर होगा तो उसको क्या करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन करवाना मैंडेटरी हो जाएगा। अब अगर वो सर्विस में डील कर रहा है तो फिर 22 लाख। तो हम ये एक लिमिट बना रहे हैं, सब आपस में मिलकर सोच रहे हैं कि जीएसटी का रोल क्या होना चाहिए, यानी कि मैक्सिमम रेट डिसाइड कर रहे हैं। मैक्सिमम रेट डिसाइड मींस इसका अदर नेम आप कैप रेट भी बोल सकते हो, कि इससे ज्यादा जीएसटी नहीं लगना चाहिए, यानी कि ये बोला गया कि कैप रेट क्या होना चाहिए कि इससे ज्यादा जीएसटी ना लगे। सुनिए प्लीज, एक मिनिमम रेट जो नेसेसिटी आइटम है उस पर मिनिमम रेट क्या होना चाहिए, यानी कि मैक्सिमम रेट डिसाइड कर दिया, अब मिनिमम रेट की बात आ रही है कि मिनिमम रेट क्या होना चाहिए, यानी उसको बोला गया फ्लोर रेट। देखो मैक्सिमम रेट को क्या नाम दिया गया, कैप रेट, और मिनिमम रेट को क्या बोला गया, फ्लोर रेट या बेस रेट। तो एक फ्लोर रेट हो गया, एक कैप रेट हो गया, और बोला गया कि सर कुछ तो ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनको एग्जम्प्ट ही कर देना चाहिए, जिनके ऊपर जीएसटी लगना ही नहीं चाहिए, ठीक है। ऐसे नेसेसिटी जो आइटम है वो क्या हो सकते हैं, फॉर एग्जांपल लेट्स से मेडिकल की आइटम है, या एजुकेशन से रिलेटेड आइटम है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड आइटम है, इन सबको क्या कर देना चाहिए, एग्जम्प्ट ही कर देना चाहिए। तो जीएसटी काउंसिल जो है एक्चुअल में कर क्या रहा है, दे आर डिसाइडिंग द थ्रेशोल्ड लिमिट, दे आर डिसाइडिंग द फ्लोर रेट, कैप रेट, दे आर डिसाइडिंग कि किसके ऊपर एग्जम्पशन मिलना चाहिए, कौन सी टैक्सेबल सप्लाई होगी, ये सारा रोल होगा जीएसटी काउंसिल का। तो आइए देखते हैं अब ये क्या कह रहा है, द टैक्सेस सेस एंड सरचार्ज लेविड बाय द यूनियन
the states and the local bodies which may be subsumed in the goods and services tax. The goods and services that may be subjected to or exempted from the goods and services tax. तो देखिए ये क्या कह रहा है, कौन कौन से गुड्स एंड सर्विसेज होने चाहिए जो एग्जम्प्ट होने चाहिए, सिंपल सी बात है, यही बात बोल रहा है, ठीक है। अब सी पॉइंट में ये क्या बोल रहा है, मॉडल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स लॉ प्रिंसिपल ऑफ लेवी अपॉइंटमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स लेविड ऑन सप्लाईज इन द कोर्स ऑफ इंटरस्टेट ट्रेड और कॉमर्स अंडर आर्टिकल 269A एंड द प्रिंसिपल द गवर्न द प्लेस ऑफ सप्लाई। अब आप लोगों में से कुछ बच्चे तो ये बोलोगे मैम नोट्स कहाँ हैं, हमें तो नोट्स मिले ही नहीं। अरे भाई आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करो, मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल करवा दूंगी। हमारे टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी दिया गया है, प्लीज रेफर दिस। हाँ जी, अब देखिए इसी पॉइंट में क्या कह रहा है कि जो IGST कलेक्ट हुआ है ना, वो भी तो डिसाइड करेंगे कि सेंट्रल के बीच में कितना बांटना है और स्टेट के बीच में कितना बांटना है। ये सी पॉइंट में ये यही बात कर रहा है, ठीक है। डी पॉइंट में कह रहा है कि थ्रेशोल्ड लिमिट ऑफ टर्नओवर बिलो विच गुड्स एंड सर्विसेज मे बी एग्जम्प्टेड फ्रॉम गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, यानी कि थ्रेशोल्ड लिमिट, एक सेकेंड, यानी कि थ्रेशोल्ड लिमिट ऑफ टर्नओवर कितना रखेंगे कि कब तक रजिस्ट्रेशन करवाने की जरूरत नहीं है, ये हमें डी पॉइंट में यही कह रहा है, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, द रेट इंक्लूडिंग फ्लो रेट विद बैंड्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, यानी कि रेट इंक्लूडिंग फ्लो रेट, बोले कि सबसे मिनिमम रेट क्या रखें, 0% रख देते हैं इसका, यानी कि सबसे मिनिमम रेट तो देखो 0 से कम क्या होगा, कुछ भी नहीं हो सकता ना। और मैक्सिमम से मैक्सिमम कैप रेट क्या रखोगे आप, क्या करोगे, तो इन्होंने कहा कि 40% रख देते हैं, यानी कि मिनिमम कितना रख देते हैं, 0 से तो कम कुछ भी नहीं है ना, तो 40%, ज्यादा से ज्यादा हम 40% रख देते हैं। यानी कि किसी ने CGST पे करना है तो 20% और SGST पे करना है तो 20%, इससे ज्यादा टैक्स नहीं लगे। देखो 40% को किसमें डिवाइड कर दिया इन्होंने, PG में और सेंट्रल गवर्नमेंट, सॉरी स्टेट गवर्नमेंट में, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट से भी आप 20% ले सकते हो और स्टेट गवर्नमेंट भी 20% ले सकते हैं, इससे ज्यादा वो कलेक्ट नहीं कर सकती, ठीक है। तो ये कौन डिसाइड करता है, GST काउंसिल, ओके। अब स्पेशल रेट्स, any special rate or rate for a specified period to raise additional resources during any natural calamity or disaster, यानी कि जो स्पेशल रेट है फॉर स्पेशल प्रोडक्ट लाइक किसी स्टेट में डिजास्टर हुआ है, ठीक है, किसी भी स्टेट में डिजास्टर हुआ है तो वहां क्या है, कोई इशू हुआ है या फिर कुछ भी हुआ है, तो वहां पर जो रेट है ना तो वो स्पेशल होने चाहिए, यानी कि बाकी स्टेट के जैसे नहीं होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए, ओके। एक सेकेंड, स्पेशल आगे चलते हैं। तो ये जी पॉइंट में क्या कह रहा है, स्पेशल प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू द स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, असम, जम्मू एंड कश्मीर, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड। यानी कि ये बोल रहा है कि जो ये वीक स्टेट है, ये जो मणिपुर है, असम है, जम्मू एंड कश्मीर है, ये जितने भी नेम दिए गए हैं, यानी कि जो ये वीक स्टेट है, इनके लिए थ्रेशोल्ड लिमिट क्या रखें, तो ये सारी चीजें क्या है, GST काउंसिल देखती है। तो बेसिकली आर्टिकल 279A जो है, इट इज ऑल अबाउट द GST काउंसिल क्या होता है। तो हम लोगों को पता लगा कि प्रेसिडेंट ने GST काउंसिल, एक सेकेंड, तो हम लोगों को क्या पता लगा कि प्रेसिडेंट ने GST काउंसिल बनाई थी सितंबर 2016 में, ओके। और इसके कॉम्पोजिशन क्या है, इसके रोल क्या है, ये भी हमें पता लगे। अब कोरम, अब बात आती है कोरम की। 1/2 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स काउंसिल, यानी कि GST काउंसिल shall constitute the quorum at its meeting, यानी कि इसमें बोला गया कि ये जो मीटिंग है तभी पूरी होगी GST काउंसिल की जब कोरम पूरा होगा। कोरम क्या होगा, 1/2 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स। मीटिंग ऑफ द GST काउंसिल shall constitute quorum at its meeting, यानी कि जितने लोग हैं उनमें से आधे लोग तो अवेलेबल होने चाहिए, तो कोरम तभी पूरी होगी, ठीक है। तो मीटिंग होगी तभी, अदरवाइज तो मीटिंग एडजर्न हो जाएगी, अदरवाइज मीटिंग नहीं होगी। देखिए प्रोसीजर में अब ये क्या कह रहा है, नेक्स्ट प्रोसीजर कोई खास नहीं है, सिंपल प्रोसीजर है। द GST काउंसिल
शैल डिटरमाइन द प्रोसीजर इन द परफॉर्मेंस ऑफ इट्स फंक्शन। इसमें कह रहे हैं कि यानी ये हम कहीं से गवर्न नहीं है, जैसे भी चाहे आप रख सकते हैं, ठीक है। 7 पॉइंट में ये क्या कह रहा है, 7 पॉइंट, ये जो है ना सबसे लास्ट पॉइंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है और मजेदार पॉइंट है। डिसीजन टू बी टेकन बाय जीएसटी काउंसिल। देखिए सबसे कीमती और मजेदार पॉइंट है, मैं आपको इसमें बता रही हूँ कि इसी के बाद मैं अपना ये लेक्चर एंड करूंगी। आज सबसे इंपॉर्टेंट बात हम ये करेंगे कि अगर किसी चीज के ऊपर आपने डिसीजन लेना है कि ये करें या ना करें तो क्या होगा, वोटिंग होगी, ठीक है। वोटिंग में बोला गया कि अगर 75% से ज्यादा वोटिंग हो गई तो हम मान लेंगे कि हाँ वो चीज हो गई, यानी कि वो काम कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो अब हम जैसे लोगों को तो ये बात तो हम जैसे लोग क्या समझते हैं कि मान लो 100 लोग हैं, उसमें से 75 लोगों ने हाँ बोल दिया कि ये होना चाहिए तो वो काम हो गया, अदरवाइज वो काम नहीं होगा। तो ये क्या कह रहा है कि एवरी डिसीजन ऑफ जीएसटी काउंसिल, एक सेकेंड, every decision of GST Council shall be taken at a meeting by a majority of not less than 3/4 of the weighted votes, यानी कि but not less than 3/4 the weighted vote, यानी कि 3/4 मतलब 75%, 75% यहाँ 3/4 का मतलब क्या है, 75, ये लिख लेना, मेरे से यहाँ लिखा नहीं जा रहा, 75% ऑफ द वेटेड वोट। अब ये वेटेज वोट क्या है, बहुत शाने हैं ये, बहुत ज्यादा शाने लोग हैं ये। इन्होंने बोला है कि देखो जो भी वोटिंग होती है ना उसका वोटिंग वेट है। वोटिंग वेट क्या है, यानी कि ये देखो मैंने यहाँ बता रखा आपको, वोटिंग वेट है जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसका 1/3 है, और जो ऑल स्टेट गवर्नमेंट है उनका जो वोटिंग वेटेज है वो कितना है, 2/3 है। यानी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो वोट है वो क्या है, 1/3, 33.33%, और जो ऑल स्टेट गवर्नमेंट है उनके वोट कितने, 66.67%, ठीक है। यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से 1/3 हो गया और ऑल स्टेट की तरफ से कितना वेटेज हुआ, 66.67, ओके। अब देखिए, अब आपको पता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से कौन बैठता है, सिर्फ और सिर्फ फाइनेंस मिनिस्टर। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही समझा, निर्मला सीतारमन जी, जिनका सिर्फ एक ही वोट है और उसकी वेटेज कितनी है, 33.33%। देखो कितनी पावर रखता है, यहाँ सिर्फ एक वोट की वेटेज कितनी, 33.33%, ठीक है। और ऑल स्टेट की तरफ से वहां के फाइनेंस मिनिस्टर, ऑल स्टेट जो ये स्टेट गवर्नमेंट में आते हैं, वहां इसमें 2/3 में कौन कौन आते हैं, 66.67 में कौन कौन आते हैं, वहां के फाइनेंस मिनिस्टर होंगे। मान लो कोई भी उन्होंने जो डिसीजन लिया गया है और सारे स्टेट के लोग बोल रहे हैं कि हाँ ये होना चाहिए, हाँ यही होना चाहिए, बट सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ जो फाइनेंस मिनिस्टर है ना वो कह रही है कि नहीं ये नहीं होना चाहिए। तो फिर क्या बोला गया कि वोटिंग कर लेते हैं। वोटिंग की गई तो इनको वेटेज कितना है, इनका वेटेज कितना है, अब मैंने आपको बताया है वोटिंग में वेटेज कितना है। अकेले जो हमारी निर्मला सीतारमन जी है उनका सेंट्रल गवर्नमेंट में वेटेज कितना है, 33.33%, ठीक है। और 66.67% ये लोग कह रहे हैं कि इतना क्या है सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से है। अब क्या 75% मत आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि अकेले ही जो सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट है उनका कितना है, अकेले का ही 66.67% है। अब कितना स्मार्टली इन्होंने ये आर्टिकल बनाया है कि अगर सारे स्टेट मिल भी जाए ना तो भी वो डिसीजन पास नहीं करवा सकते अगर सेंट्रल गवर्नमेंट उनके साथ नहीं खड़ा है तो। क्यों, क्योंकि अगर सारे स्टेट भी मिल जाए तो मेजोरिटी कितनी बनी, देखो कितनी मेजोरिटी बनी, 66.67% की मेजोरिटी बनी, और सेंट्रल का अकेले का ही एक वोट, कितने वोट का वेटेज कितना है, 33.33%। ये देखो 33.33% है, एक सेकेंड, ये देखिए ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट का वेटेज ही कितना है, 33.33%, ओके। मान लो अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं तो ऐसा कोई डिसीजन लेना है जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट चाहता है कि ये होना चाहिए, ठीक है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट जैसे ही वोट करेगा तो वो क्या हो गया, 33.33% तो वोट आ गया ना। तो आउट ऑफ किस में से आया, आउट ऑफ 75% में से आया ना।
और फिर वो कुछ स्टेट को अपने साथ मिलाएगा और जो काम उसको करवाना होगा वो करवा लेगा। ठीक है, अब मान लीजिए को बीजेपी है कि वो चाहती है कि ये होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, तो बीजेपी ने वोट किया, तो बीजेपी के फाइनेंस मिनिस्टर ने वोट किया 3.3%, और जहां जहां पर बीजेपी की स्टेट है वहां से उन्होंने वोटिंग राइट लिया। मान लीजिए यूपी में है, यूपी में योगी जी बोलेंगे हाँ बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। मीन्स अलग अलग स्टेट में जहां जहां बीजेपी की पार्टी है, काम कर रही है, वो हाँ बोलेगी और उनका काम हो जाएगा। गेटिंग दिस? अब देखिए इसमें यही बोला गया, द वोट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट शैल हैव अ वेटेज कितना रखती है, 1/3 एंड ऑफ द टोटल वोट्स कास्ट, एंड द वोट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट टेकन टुगेदर शैल बी ए वेटेज कितना है, 2/3 ऑफ द टोटल वोट कास्ट इन दैट मीटिंग। मैंने आपको यही बताया है नीचे एग्जाम्पल देकर। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।